इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने तीनों डिपार्टमेंट में स्ट्रगल किया, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो या फील्डिंग। बल्लेबाजी में लोअर ऑर्डर का कोलैप्स, गेंदबाजी में फास्ट बॉलर्स ने निराश किया और फील्डिंग में जो कैचेज छोड़े गए उसकी वजह से इंडिया को पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। अब दूसरे टेस्ट मैच में क्या क्या चेंजेस होंगे जिससे आपकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी सुधर सके। फील्डिंग तो उन्हीं फील्डर्स को करनी है और कैचेस बेटर पकड़ने पड़ेंगे। तो इंडिया की प्लेइंग 11 दूसरे टेस्ट मैच में क्या होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ओपनिंग तो बड़ी सिंपल है कि वही दोनों करेंगे। नंबर 3 से आपकी बात शुरू होती है कि जो साई सुदर्शन का डेब्यू कराया गया था वो कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया को बैटिंग ऑर्डर में ज़्यादा छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने साई सुदर्शन को अगर डेब्यू कराया तो उसके पीछे कुछ मजबूत वजह तर्क जरूर रहे होंगे जिसकी वजह से आपने कराया। तो वो एक मैच में या 2 पारियों से तो उनके बारे में बदल नहीं गए होंगे जिस वजह से आप वो डिसीजन चेंज कर दो। साई सुदर्शन अच्छे बल्लेबाज हैं और मुझे लगता है कि उनको जिस सोच के साथ इस टीम में नंबर 3 की पोजीशन दी गई है वो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कि इस प्लेयर को आगे के लिए तैयार करना है, इंडिया का टॉप ऑर्डर सॉलिड करना है। और पहली 2 पारियों में आप किसी प्लेयर को जज कर लें कि ये इस लेवल पर खेल सकता है, नहीं खेल सकता, ये उस प्लेयर के लिए भी अनफेयर है। उसकी जगह पर जब आप दूसरा प्लेयर लाएंगे फिर उसके लिए भी अनफेयर होगा, क्योंकि जब आपने इस प्लेयर को 2 पारियों पे जज किया है तो शायद दूसरे को आप 1 पारी पे ही जज करें। तो इस वजह से साई सुदर्शन को इंडियन टीम में कंटिन्यू करना चाहिए नंबर 3 की पोजीशन पर। उसके बाद 4 और 5 की कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर पर करुण नायर, सेम चीज़ करुण नायर के साथ भी है। अब करुण नायर के साथ ये भी आता है कि 6 नंबर पर क्या वो बहुत नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो करुण नायर ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, ओवर द ईयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है, इंटरनेशनल पहले भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं। तो ऐसे प्लेयर से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नंबर 6 भी अगर खेल रहा है और उसका गेम मान लीजिए नंबर 6 का नहीं है क्योंकि वो 3, 4, 5 इन नंबर्स पर बैटिंग डोमेस्टिक क्रिकेट में करता है, या इंडिया के लिए जब पहले आया था तो 5 नंबर बल्लेबाजी कर रहा था। 5 और 6 में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, और एक्सपीरियंस प्लेयर जो 5 पर बल्लेबाजी कर चुका है वो 6 नंबर पर एडजस्ट जरूर कर लेगा। भले ही उन्होंने यहाँ पर आके 3 नंबर बल्लेबाजी की थी और उनको 3 नंबर के हिसाब से तैयार किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर शर्त पर 3 नंबर पर ही बल्लेबाजी करेंगे और किसी और नंबर पर आपको बल्लेबाजी मिलेगी तो आप बल्लेबाजी कर नहीं सकते। तो करुण नायर को अगर 6 नंबर बल्लेबाजी मिल रही तो 6 नंबर पर ही परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। ये इंडियन टीम है जहां पर आप नंबर्स पिक एंड चूज नहीं कर सकते। कप्तान ने जरूर अपना नंबर पिक एंड चूज किया है, लेकिन हर प्लेयर के लिए वो चीज नहीं हो सकती, क्योंकि किसी ना किसी को तो जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। बैटिंग आपकी टॉप ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं थी, इन दोनों प्लेयर्स ने रन नहीं बनाए इसलिए इनके ऊपर सवाल उठ रहा है। ये दोनों ने भी रन बना दिए होते तो सवाल नहीं उठता। और इन जनरल वैसे भी देखो होता ही है कि आपके जब 6-7 बैट्समैन खेल रहे होते हैं तो हमेशा कभी नहीं होता कि 6-7 के सारे रन जो है वो बना रहे होते हैं। तो बैटिंग में मुझे लगता नहीं कोई चेंज होना चाहिए। बट तर्क ये है कि क्या नीतीश कुमार रेड्डी जो ऑस्ट्रेलिया में 100 बनाया था उनको आपने बाहर बिठाया, उनको अंदर लेके आया जा सकता है। अब उनको जब आप अंदर लेके आएंगे तो किसकी जगह लेके आएंगे? आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप करुण नायर को बाहर कर दें और उनकी जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को ले आए। ऐसे में जडेजा आपके नंबर 6 हो जाएंगे, क्योंकि जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में पहले भी नंबर 6 पर बल्लेबाजी की हुई है, अच्छा परफॉर्म किया है। और ओवरसीज में जब भी बात होती है तो जडेजा एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ही खेलते हैं, जिनका काम बल्लेबाजी करना ज़्यादा है। गेंदबाजी में एक सपोर्टिंग रोल में आप ज़्यादा देखते हैं ओवरसीज मैचेज में बात होती है। तो 6 जडेजा हो जाए, 7 नीतीश कुमार रेड्डी हो जाएं। इसमें यह होगा कि 7 नंबर पर आपके पास ऐसा बल्लेबाज है जो टेल के साथ अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है, उसके पास शॉट्स मेकिंग है, बड़े शॉट्स आसानी से लगा सकता है, जब आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी है वो काम भी कर सकता है। तो हालांकि अगर आप देखो ना, ये जो नंबर हैं 6, 7, 8, इन नंबर्स के लिए नीतीश कुमार रेड्डी काइंड ऑफ प्लेयर ज़्यादा सूट करता है। तो वो एक चीज़ जरूर है कि आप 7 नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लें, फिर आपका बॉलिंग का कॉम्बिनेशन जो रहेगा। लेकिन क्या करुण नायर को एक मैच की खराब फॉर्म के बाद आप बाहर कर देंगे, ये सवाल रहेगा। दूसरा, अगर करुण नायर को नहीं कर रहे तो क्या जडेजा की जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को खिला सकते हैं? जडेजा की जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को खिला सकते थे। बट आप ये देखो इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया में जो था आप कम गेंदबाजों के साथ खेल रहे थे, यहाँ पर आपने उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन किया, फिर भी आप 20 विकेट नहीं ले पाए। उसका रीज़न एक ये भी था कि ये जो विकेट था काफ़ी ज़्यादा फ्लैट था। अब जो अगला मैच आप खेलेंगे वो विकेट बल्लेबाजी के और ज़्यादा अनुकूल रहता है। ट्रेडिशनली अगर देखें फास्ट बॉलर्स को रहती है मदद, लेकिन रन्स भी यहाँ पर काफ़ी बनते हैं। तो ऐसे में आपको 5 गेंदबाज हर हाल में पूरे चाहिए होंगे, और अगर जडेजा की जगह पर आप नीतीश रेड्डी को खिलाते हैं तो फिर आपकी बॉलिंग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो इसलिए जडेजा की
जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाना लॉजिकल नहीं बनेगा। अगर आपको नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाने का सोचते ही हैं तो फिर आप करुण नायर की जगह पर खिला सकते हैं और जडेजा को प्रमोशन दे सकते हैं। सजेस्ट तो ये भी किया जा सकता है फिर करुण नायर को ड्रॉप करने से अच्छा है करुण नायर को 3 खिला दो और साई सुदर्शन को ड्रॉप कर दो। बट वो मैं नहीं मानता कि आपको साई सुदर्शन को ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि यंग प्लेयर को डेब्यू कराना फिर एक मैच के बाद बिठा देना ये उसके कॉन्फिडेंस के लिए भी सही नहीं रहता। अगर आप लंबी सोच के साथ देख रहे हैं तो साई सुदर्शन के साथ छेड़छाड़ आपको नहीं करनी चाहिए। करुण नायर चूंकि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और ये चीजें बेटर ढंग से हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आ जाइए अब गेंदबाजी पर, क्योंकि गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। 5 गेंदबाजों की बात तो हम कर रहे हैं जिसमें एक आपके रविंद्र जडेजा हो जाते हैं, बाकी 4 कौन कौन से होंगे? जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, उनकी जगह पर आपको एक गेंदबाज लेके आना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा या मोहम्मद सिराज में से एक को आपको बाहर छोड़ना ही पड़ेगा, हर हाल में छोड़ना पड़ेगा, और शार्दुल ठाकुर की जगह पर एक गेंदबाज आपको लेके आना पड़ेगा। तो आप देखो जो आपके पास जो बाहर बैठे 2 ऑप्शन है, एक अर्शदीप सिंह और दूसरा आकाशदीप, आप दोनों गेंदबाजों को खिला लीजिए। आपको प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि जैसे उनकी परफॉर्मेंस रही है अभी बहुत ज़्यादा आपको लर्निंग फेज में दिखते हैं, और एक्सपीरियंस के मामले में जब रेड बॉल क्रिकेट की बात आती है तो आकाशदीप के पास अच्छा डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है। और साथ में अगर अर्शदीप सिंह की बात करें तो उनके पास अच्छा कंट्रोल है, इन कंडीशंस में मैचेस खेल चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट की वो हंगर भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने लास्ट मैच में क्या किया, कुछ स्टैट्स मैं आपको बताता हूं। जो 6 से 8 मीटर की लेंथ थी वहां पर उन्होंने सिर्फ 24 गेंदें फेंकी हैं। उन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी की है दोनों पारियां मिला करके, लेकिन सिर्फ 24 गेंदें थीं जो 6 से 8 मीटर के दायरे में फेंकी गई, जो उस विकेट के हिसाब से अच्छी लेंथ थी। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिसने 6 रन पर ओवर से ज़्यादा दोनों पारियों में खर्च किए। उसके बाद आप देखिए जो 8 से 10 मीटर की लेंथ थी वहां पर उन्होंने 51 गेंदें की, 53 रन दिए। उसके बाद 10 से 12 मीटर की जो लेंथ थी वहां पर 17 गेंदें की और 34 रन दिए। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव थे वो शॉर्ट बॉल पर। उसका एक रीजन ये भी है कि उनकी जो शॉर्ट बॉलिंग हो रही थी वो एक्चुअल में शॉर्ट तो थी बट राइज नहीं कर पा रही थी। बेन डकेट जैसा बैट्समैन भी उनको आसानी से चेस्ट हाइट पर लेके पुल मार रहा था और चौके छक्के लगा रहा था। तो जो थोड़ा सा लंबी हाइट के बल्लेबाज है उनको तो और ज्यादा आसान बन रहा था। तो बेसिकली अगर शॉर्ट बॉलिंग हो रही है 10 से 12 मीटर के दायरे में तो फिर गेंद ऊपर चढ़ के आनी चाहिए, जो कि नहीं आ पा रही थी। एक चीज थी, स्लोप भी एक कारण था जिसकी वजह से शायद उतना एफर्ट नहीं दिखा। पेस की बात आप करेंगे तो उन्होंने 147 तक गेंद डाली है पिछले मैच में, लेकिन बात वही आ जाती है कि टिप्पा सही नहीं था। दूसरी पारी में जब उन्होंने एक स्पेल में अच्छा टिप्पा डाला और उस एरिया में 50% गेंदबाजी की तो उनको 2 विकेट भी मिल गए। तो प्रसिद्ध कृष्णा एक लर्निंग फेज में है। टेस्ट क्रिकेट की जहां तक बात है तो उनको अभी रेस्ट दिया जा सकता है, और चूंकि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो ऐसे में मोहम्मद सिराज को खिलाना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब आपके कॉम्बिनेशन में आप देखिए नई गेंद आपके लिए आकाशदीप और अर्शदीप संभाल सकते हैं, और सिराज को आप 1 चेंज गेंदबाजी कराइए। वो दोनों गेंदबाज जो है वो नई गेंद संभालने में सक्षम है और दोनों के पास स्किल है नई गेंद को मूव कराने की। सिराज का रिकॉर्ड नई गेंद का बहुत खराब है पिछले 2-3 साल का। 1 चेंज आके गेंदबाजी करते हैं, सेमी न्यू बॉल उनके हाथ में होती है तो फिर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। शार्दुल ठाकुर की जगह पर आप लेके आ जाइए कुलदीप यादव को, जो आपकी टीम की डिमांड भी है। अच्छा बैटिंग विकेट रहेगा। अब आप ये एक्सपेक्ट मत करिए इंग्लैंड से कि आपको सीमिंग कंडीशंस देखने को मिलेंगी। हालांकि 5 दिन अगर आप टेम्परेचर देखें वो 24 डिग्री मैक्सिमम है और 11 डिग्री मिनिमम है, बारिश के भी चांसेस हैं, तो अच्छा मौसम रहेगा, प्लीजेंट मौसम रहेगा। बट बेसबॉल को देखते हुए आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अच्छी विकेट देखने को मिलेगी। आपके गेंदबाजों को लंबी गेंदबाजी करनी पड़ सकती है, तो 2 स्पिनर आपके पास रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, जब आप कुलदीप यादव को लेके आते हैं, एक रिस्ट स्पिनर को लेके आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत सारे एडवांटेज लेके आता है। पहली चीज तो रिस्ट स्पिनर के साथ दोनों तरफ गेंद को टर्न करा सकता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। आप अगर फिंगर स्पिनर देखते हैं तो जनरली गेंद एक तरफ ही चलती है, आमर का इस्तेमाल करता है तो दूसरी तरफ लेके जाता है। बट रिस्ट स्पिनर एक तो दोनों तरफ चलती है, प्लस वेरिएशन आते हैं। फिंगर स्पिनर्स के लिए हवा में उतना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता, आपके लिए रिस्ट स्पिनर जो है वो हवा में भी कुछ ना कुछ परचेज जो है वो जरूर उसको मिल सकता है। उसके बाद आप एक चीज नोटिस करें, पिछले मैच में जडेजा के खिलाफ 39 रिवर्स स्वीप खेले गए। ये सबसे ज्यादा एक मैच में किसी गेंदबाज के खिलाफ खेले गए शॉट्स हैं। और जब किसी गेंदबाज के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप इतने ज्यादा खेले जाते हैं और खास करके वो फिंगर स्पिनर है, तो अगर आप सामने रिस्ट स्पिनर डालें जिसके खिलाफ ये अनकन्वेंशनल शॉट्स ज्यादा आसानी से खेले जा सकते हैं, लेंथ को लेकर के खेले जा सकते हैं, बट हमेशा रिस्ट स्पिनर को जो बाउंस मिलता है उससे टॉपेज लगने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। फिंगर स्पिनर्स को उतना बाउंस नहीं
मिलता। अगर आप लाइन अच्छी पिक कर रहे हैं तो आप शॉट्स खेल सकते हैं, लेंथ अच्छी पिक कर रहे हैं, बट रिस्ट स्पिनर के साथ अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पर इतने शॉट्स लगाएंगे तो आपको कोई ना कोई गेंद चांस जरूर क्रिएट करेगी जो बाउंस में वेरिएशन लेके आएगी। वहां पर एक टेक्निकल एडवांटेज हमेशा रिस्ट स्पिनर के पास रहता है फिंगर स्पिनर्स के कंपैरिजन में। फिर ऊपर से कुलदीप यादव का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ जितना शानदार है तो वो खेलना वैसे भी डिजर्व करते हैं। कंडीशंस भी आ गई और पहले मैच में इंडिया ने जो गलती की थी कंडीशंस को रीड करने में, मुझे लगता है दूसरे मैच में नहीं करेगी। तो इंडिया की प्लेइंग 11 बड़ी सिंपल है। मुझे लगता है कि पहले 6 बैट्समैन या जडेजा को मिला के 7 के साथ आपको कोई चेंज नहीं करना चाहिए। गेंदबाजी में आपको 3 चेंजेस हो जाएंगे, जहां पर आप आकाशदीप को लेके आएंगे, अर्शदीप को लेके आएंगे और कुलदीप यादव को लेके आएंगे। और इससे ज्यादा चेंजेस आप एक मैच में एक साथ कर भी नहीं सकते। 3 से ज्यादा चेंजेस आपको इस वक्त पर सीरीज के शुरुआती मैचेस में नहीं करने चाहिए। बाकी चेंजेस आप आगे जाके भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको गेंदबाजी में जो है वो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप वो चेंजेस करें और गेंदबाजी को पुख्ता करें, सो दैट आप 20 विकेट निकाल सकें। और आपकी वो सोच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या क्या चेंजेस इंडिया की टीम को इस टेस्ट मैच में करने चाहिए? कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।